हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जानने वाले हैं 1937 के चुनाव के बारे में। तो जहां आपने देखा कि 1936 में, ठीक है, 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का वार्षिक अधिवेशन जो होता है वो लखनऊ में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? लखनऊ में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का वार्षिक अधिवेशन लखनऊ में हुआ और इस लखनऊ अधिवेशन की जो अध्यक्षता कर रहे थे जवाहरलाल नेहरू। अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो जवाहरलाल नेहरू, JL नेहरू। ठीक है, तो जवाहरलाल नेहरू जी लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे और इसी में आप देखते हैं कि कांग्रेस द्वारा 1937 में इस चुनाव का निर्णय लिया जाता है। ठीक है, इस चुनाव का क्या होता है? निर्णय लिया जाता है। किस चीज़ का? तो 1937 के चुनाव का कांग्रेस के द्वारा निर्णय लिया जाता है। अब ये जो चुनाव था ये जनवरी फरवरी 1937 में हुआ था, आयोजित किए गए थे। जिसमें ये चुनाव कब हुआ था? तो जनवरी फरवरी 1937 में आयोजित किए गए थे, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी ने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया, यानी कि बेहतर प्रदर्शन किया है इस चुनाव में। ठीक है, और यहाँ से आप देख सकते हैं कि कांग्रेस ने, ठीक है, बेहतर प्रदर्शन करते हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 836 सीटों में से 715 सीट जीत लिया। कौन जीत लिया? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी ने। ठीक है, और यहाँ से क्या होता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी को 5 प्रांतों में, ठीक है, यहाँ से कह सकते हैं कि इन्हें 5 प्रांतों में पूर्ण बहुमत भी प्राप्त हुआ है। किन्हें? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी को। अब ये प्रांत क्या होता है? प्रांत कहने का मतलब होता है राज्य। तो किन किन राज्यों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ? तो ये कुछ राज्य थे, ठीक है, जिसे हम CUMBO के नाम से जानते हैं। ठीक है, C का मतलब होता है सेंट्रल प्रोविंस, ठीक है, जिसे हम हिंदी में मध्य प्रांत कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं? मध्य प्रांत। यू से अगर कहा जाए, ठीक है, ये यू से आपका हो जाता है यूनाइटेड प्रोविंस, जिसे हम लोग संयुक्त प्रांत भी कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? संयुक्त प्रांत। ठीक है, एम से आपका हो जाता है मद्रास। एम से क्या हो गया? मद्रास। बी से हो गया बिहार, और ओ से हो जाता है उड़ीसा। इसी को उड़ीसा भी कहते हैं। ठीक है, और ये आपका सी है। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि ये जो 5 आपका राज्य है, यहाँ से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ है। लेकिन कुछ ऐसे भी राज्य हैं जहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अच्छा बहुमत प्राप्त नहीं हुआ, जैसे कि बंगाल हो गया। बंगाल के बाद अगर बात करें सिंध, पंजाब, ठीक है, तो इन स्टेट में क्या हुआ कि कांग्रेस का अच्छा प्रदर्शन नहीं था। कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। यहाँ पे कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। लेकिन अगर बात करें उत्तर पश्चिम
असम, असम हो गया, बम्बई हो गया, बम्बई, इन सभी जगह जो कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है, यह बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है। इन सभी स्टेटों में कांग्रेस पार्टी बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है। तो आप इस तरीके से देख सकते हैं कि कैसे 1937 का चुनाव हुआ है। अब इसमें हम लोग जानते हैं कि किन किन नेताओं ने गैर कांग्रेसी सरकार का गठन किया है। तो यहाँ बात करें गैर कांग्रेसी सरकार, गैर कांग्रेसी सरकार। तो यहाँ पे बात हम करते हैं तो सबसे पहले बंगाल, सबसे पहले कहाँ ले लीजिए, बंगाल में। तो अगर बंगाल का बात किया जाए तो बंगाल में एक पार्टी है जिसका नाम कृषक प्रजा पार्टी है, कृषक प्रजा पार्टी। और यहीं पे क्या है, मुस्लिम लीग के नेता थे फजलुल हक। इन्होंने कृषक प्रजा पार्टी का क्या किया है, गठन किया है। ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें सिंध में, तो सिंध यूनाइटेड पार्टी है जिसका गठन अल्लाह बख्श ने किया है, अल्लाह बख्श ने किया है। और ये अध्यक्ष भी हैं, और ये क्या है, इस पार्टी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। इसके बाद अगर हम लोग करें, इसके बाद तो बारी आता है पंजाब का। पंजाब, तो इस पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी है। अब इस पार्टी का गठन सिकंदर हयात खान जी ने किया है, सिकंदर हयात खान जी ने किया है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि किस तरीके से गैर कांग्रेसी सरकार का गठन हुआ है। साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि 1937 का जो चुनाव हुआ है, 1937 का चुनाव, तो इसमें कांग्रेस पार्टी का तो बहुत अच्छा प्रदर्शन था, कांग्रेस का प्रदर्शन बहुत अच्छा था, यानी बेहतर रहा। ठीक है। लेकिन इसी 1937 के चुनाव में मुस्लिम लीग का प्रदर्शन अच्छा नहीं था, मतलब था, ठीक था, लेकिन अच्छा नहीं था। ठीक है। और इसीलिए मुस्लिम लीग के जो नेता थे जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना, तो जिन्ना अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर चिंतित हो गए। ठीक है। राजनीतिक भविष्य को लेकर चिंतित हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि इन्हें पता चल गया कि हमारा बेहतर प्रदर्शन नहीं हुआ, कांग्रेस जीत गया है, तो वो अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर चिंतित हो गए। और साथ ही साथ मुस्लिम लीग के निराशाजनक प्रदर्शन पे विश्लेषण हेतु, ठीक है, 2 समितियां भी गठित की गई हैं। तो यहाँ से 2 समिति का गठन भी होता है, 2 समिति, इसको समितियां कह सकते हैं, 2 समितियां का गठन किया जाता है। पहला आपका रहता है पीरपुर समिति, ठीक है। और सेकंड आपका रहता है, सेकंड में कह सकते हैं शरीफ समिति, ठीक है। और इन समितियों के रिपोर्ट में यह कहा गया, ठीक है, ये दोनों जो समिति आया, तो इन दोनों समितियों के बाद ये कहा गया कि कांग्रेस के शासन भारत में
मुसलमान परेशान हैं, भारत में मुसलमान परेशान हैं। ठीक है, यानी ये कांग्रेस को बताया गया कि आपके शासनकाल में भारत में जितने भी मुसलमान हैं वो यहाँ पे परेशान हैं, और यही सब के कारण से प्रांतों में मंत्रिमंडल का निर्माण किया जाता है। तो चलिए अब हम लोग जानते हैं कि प्रांतों में मंत्रिमंडल का निर्माण कौन कौन किए थे। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं प्रांतों में मंत्रिमंडल का निर्माण। तो सबसे पहले अगर बात करें तो बम्बई, ठीक है। तो बम्बई में बीजी खेर जी ने मंत्रिमंडल का निर्माण अपने प्रांत में किया है, यानी कि बम्बई में। अगर हम लोग संयुक्त प्रांत के बारे में बात करें, संयुक्त प्रांत, तो यहाँ पे गोविंद वल्लभ पंत जी ने संयुक्त प्रांत में मंत्रिमंडल का निर्माण किया है। अगर हम लोग बात करें मद्रास में, तो यहाँ पे चक्रवर्ती राजगोपालचारी जी ने मद्रास में मंत्रिमंडल का निर्माण किया है। बात करें उड़ीसा प्रांत में, तो यहाँ पे मंत्रिमंडल का निर्माण हरि कृष्ण जी ने किया है। साथ ही साथ अगर हम लोग बात करें मध्य प्रांत का, तो यहाँ पे मंत्रिमंडल का निर्माण एन भी खरे जी ने किया है। बिहार के बारे में कहा जाए तो बिहार के प्रमुख नेता, बिहार के पहले जो सीएम भी रह चुके हैं, श्री कृष्ण सिन्हा जी ने किया है। अगर हम लोग बात करें उत्तर पश्चिमी प्रांत के बारे में, तो यहाँ पे डॉक्टर खान जी ने मंत्रिमंडल का निर्माण किया है। बंगाल का बात करें, तो यहाँ पे फजलुल हक जी ने बंगाल में मंत्रिमंडल का निर्माण किया है। इसी तरीके से अगर हम लोग बात करें तो सिंध में गुलाम हुसैन जी और साथ में अल्लाह बख्श जी ने मिलके सिंध में मंत्रिमंडल का निर्माण किया है। अगर हम लोग बात करें असम प्रांत में, तो असम प्रांत में मंत्रिमंडल का निर्माण बोरघी जी ने किया है। पंजाब में अगर बात करें पंजाब में मंत्रिमंडल का निर्माण सिकंदर हयात खान जी ने किया है। तो आप इस तरीके से देख सकते हैं कि अलग अलग प्रांतों में मंत्रिमंडल का निर्माण किनके द्वारा किया गया है। ठीक है, इसके बाद हम लोग जानते हैं कि 1937 का ये जो चुनाव हुआ, तो इससे क्या क्या उपलब्धियां प्राप्त हुई। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें 1937 के चुनावों के उपलब्धियों के बारे में, तो कहा जा सकता है कि प्रांतों में भारतीय सरकार, ठीक है, प्रांतों में भारतीय सरकार 28 माह तक इनकी सरकारें बनी रही। ठीक है, 28 माह तक इनकी सरकारें क्या रही, बनी रही। यानी आप कह सकते हैं कि प्रांतों में भारतीय सरकारें 28 माह तक अस्तित्व में रही हैं। साथ ही साथ आप ये भी यहाँ से देख सकते हैं कि इन सरकारों ने, ठीक है, इन सरकारों ने जिन क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रयास किए थे वे
कुछ इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि इन सरकारों ने कई क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रयास किए हैं, जैसे कि सिंचाई सुविधा, सिंचाई सुविधाएं, ठीक है, सिंचाई सुविधाएं, यानी आप कह सकते हैं कि सिंचाई सुविधाओं को इन सरकारों ने काफ़ी उन्नत बनाया है। साथ ही साथ इन सरकारों ने जनजातियों के लिए भी कार्य किए हैं। जनजातियों के लिए भी क्या किए हैं? कार्य किए हैं, यानी जनजातियों की अधिकारों की रक्षा भी इन्होंने किया है। इनके विकास में भी इन सरकारों ने काफ़ी महत्वपूर्ण प्रयास किए हैं। साथ ही साथ इन सरकारों ने जेल सुधार करना, अर्थात कह सकते हैं कि कैदियों के जीवन में जितनी भी मूलभूत जो सुविधाएं होनी चाहिए, उन सारी सुविधाओं को इन सरकारों ने सुधार करने का प्रयास किया है। साथ ही साथ 1937 में जो 28 माह तक सरकारें बनी रही, इन सरकारों ने भूमि सुधार पर भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रयास किया है। यानी आप कह सकते हैं कि इस काल में जितनी भी सरकारें थी, प्रांतीय सरकारों ने भूमि सुधार पर ध्यान केंद्रित किया है। साथ ही साथ शिक्षा में भी काफ़ी प्रयास किया है, शिक्षा को उन्नत बनाने का प्रयास किया है, यानी शिक्षा के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण प्रयास किए गए एवं भारी संख्या में स्कूल एवं कॉलेज की स्थापना भी की गई है। साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया जाता है। राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया जाता है 1938 में, ठीक है। यानी कह सकते हैं कि राष्ट्रीय योजना समिति का गठन जवाहरलाल नेहरू जी की अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया जाता है, जो राजनैतिक लक्ष्यों को पूरा करने के लिए कार्य करती थी। यानी इनका कार्य क्या था, इस समिति का कार्य क्या है? यह राजनैतिक लक्ष्यों को पूरा करने के लिए इस समिति का गठन किया गया, यानी कि राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया गया। साथ ही साथ आप यहाँ से देख सकते हैं कि किस तरीके से 1937 का चुनाव हुआ है, किस तरीके से कांग्रेस का बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा और मुस्लिम लीग का अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा था, और इस 1937 के चुनाव में क्या क्या उपलब्धियां हुई, ये सब के बारे में भी हम लोग देख लिए। अब यहाँ से हम लोग जानेंगे कि जिन्ना और मुक्ति दिवस, कि किस तरीके से जिन्ना जी ने अपना मुक्ति दिवस मनाया था। यानी कि अब यहाँ से जिन्ना जो है अपने राजनीतिक कैरियर को लेके भविष्य में डर गया था कि हमारा भविष्य में राजनीतिक कैसा रहेगा कैरियर, तो इसके लिए उन्होंने कई तरीके का डिमांड किया, जिसको लेके मुक्ति दिवस मनाया जाता है। तो चलिए जिन्ना एवं मुक्ति दिवस के बारे में हम लोग जानते हैं। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं जिन्ना एवं मुक्ति दिवस के बारे में। तो कहा जाता है कि जिन्ना जी यानी मोहम्मद अली जिन्ना अपनी राजनैतिक, ठीक है, अपनी राजनीतिक या राजनैतिक कैरियर बनाना चाहता था। राजनैतिक क्या बनाना चाहता था? कैरियर बनाना चाहता था, ठीक है। यानी आप कह सकते हैं कि जिन्ना अपने राजनैतिक कैरियर को लेके चिंतित हो गया, ठीक है, कि भविष्य में इनके साथ क्या होगा, इसके लिए जिन्ना जी काफ़ी चिंतित हो गए। और इसीलिए जिन्ना जी कभी भी धर्म की परवाह नहीं करता था। धर्म की परवाह नहीं
करता था। यानी मोहम्मद अली जिन्ना जो थे वो कभी भी धर्म की परवाह नहीं करते थे। यानी कह सकते हैं कि राजनैतिक जीवन के विषय में, ठीक है, राजनैतिक जीवन के विषय में जिन्ना जी अधिक सोच रहे थे और इसी के लिए वो धर्म की परवाह भी नहीं करते थे। और यहीं से क्या होता है कि दूसरा विश्व युद्ध 3 सितंबर 1939 को शुरू हुआ। 1939 को शुरू हुआ, ठीक है। अब जैसे ही दूसरा विश्व युद्ध 3 सितंबर 1939 को शुरू होता है, इसी बीच में क्या होते हैं कि अक्टूबर 1939 में, अक्टूबर 1939 में कांग्रेस ने इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस ने इस्तीफा दे दिया, ठीक है। अब जैसे ही कांग्रेस के इस्तीफे के बाद, ठीक है, जैसे ही कांग्रेस जो होता है इस्तीफा देता है, तो इस इस्तीफे के बाद क्या होते हैं कि जिन्ना और इनके साथ साथ भीमराव अंबेडकर, ठीक है, ये दोनों काफ़ी खुश हुए, काफ़ी पसंद हुए, ठीक है, काफ़ी पसंद हुए जब कांग्रेस इस्तीफा दे दिया, ठीक है। और इसी के बाद क्या होता है कि 22 दिसंबर 1939 को, 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया, ठीक है। तो यहाँ बहुत ही सिंपल सा कहानी है कि कांग्रेस जो है 1937 के चुनाव में जीत जाता है और मुस्लिम लीग हार जाते हैं। अब यहाँ पे जिन्ना को यह डर रहता है कि कांग्रेस जीता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी जीत गया, तो यहाँ मुसलमान खतरे में है और ये अपने राजनीतिक जीवन को लेके काफ़ी डर रहे थे। लेकिन जैसे ही दूसरा विश्व युद्ध 3 सितंबर 1939 को शुरू हुआ और इस विश्व युद्ध में जब ब्रिटिश लोग, ठीक है, भारतीय आर्मी को, भारतीय जनता को ऐड कर रहे थे, तभी कांग्रेस ने अक्टूबर 1939 में इस्तीफा दे दिया। और जैसे ही कांग्रेस इस्तीफा दे देता है, जिन्ना जी बहुत ही खुश होते हैं कि चलो अब इनका चुनाव वो सब खत्म हो गया और फिर से चुनाव होगी, ठीक है। और इसी इस्तीफा के बाद 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग के जो नेता रहते हैं, जिन्ना जी और मुस्लिम लीग के और भी नेता, वो सभी मिल के 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस मनाते हैं। अगले लेक्चर में हम लोग जानेंगे हरिहरपुर एवं त्रिपुरी अधिवेशन के बारे में कि किस तरीके से हरिहरपुर और त्रिपुरी अधिवेशन किया गया। तो अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बना सकूं।